India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंड अप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल कोयला खनन मामले में सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। ईसीएल ने दाखिल की है विशेष अनुमति याचिका। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कई राज्यों में हुआ है घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले के त्वरित निपटारे के लिए कदमों पर विचार के लिए समिति का किया गठन। पहली बैठक के 3 महीने में रिपोर्ट होगी पेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया समलैंगिक महिला को सुरक्षा मुहैया करने का आदेश। महिला ने लगाई थी जबरन शादी का आरोप। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता कमाल खान को निखिल द्विवेदी के खिलाफ मानहानि संबंधी बयान देने के साथ ही रोका। हलफनामा दाखिल करने के लिए खान को दी इजाजत। India Legal presents Courts Roundup. बंगाल कोयला खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते तक सुनवाई टाल दी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने घोटाले की पड़ताल कर पिछले साल नवंबर में एफआईआर दर्ज की थी। इसी सिलसिले में सीबीआई की जांच मांझी से होती हुई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन तक पहुंच गई। सीबीआई को जांच में इनके बैंक खाते में बड़ी और अघोषित रकम की जमा निकासी के दस्तावेज भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल कोयला खनन घोटाले के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। इस मामले की याचिका के दौरान ईसीएल की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। यह अपील निचली अदालत और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। जबकि याचिकाकर्ता अनूप माझी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। हमने अपनी मर्जी में खंडपीठ के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया है। इस पर एसजे तुषार मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुई जांच में पाया गया है कि घोटाला कई राज्यों में हुआ है, जिसके चलते जांच सीबीआई को भेजी गई ताकि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की याचिका पर भी साथ में ही सुनवाई की जा सके। इस पर माझी को जवाब दाखिल करने को कहा गया। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि सीबीआई को तो राज्य के इस मामले की जांच का अधिकार ही नहीं है। राज्य सरकार ने किसी भी मामले की सीबीआई जांच के लिए अपनी 2 साल पहले की मंजूरी वापस ले ली थी, लेकिन सीबीआई अब तक जांच कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में मुख्य अभियुक्त कारोबारी अनूप माझी को सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई से बचाने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में राज्य में कोयले के अवैध खनन और उसकी ढुलाई में कई गड़बड़ियां मिली है। इसमें ईस्टर्न कोलफील्ड, पूर्व रेलवे, सीआईएसएफ और माझी सहित कई लोगों, कंपनियों और संस्थानों की सांठगांठ पाई गई है। सीबीआई ने इसकी पड़ताल कर पिछले साल नवंबर में एफआईआर दर्ज की थी। इसी सिलसिले में सीबीआई माझी से होती हुई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन तक जा पहुंची। सीबीआई को जांच में इनके बैंक खातों में बड़ी और अघोषित रकम की जमा निकासी के दस्तावेज मिले हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के सर पर है और सत्तारूढ़ दल पर सीबीआई जांच और छापों का दाग भी लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश के हर नागरिक के लिए उत्तराधिकार संबंधी नियम एक समान करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता ने उत्तराधिकार और विरासत के नियम को समान बनाने के लिए कानून की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि देश भर के प्रत्येक नागरिकों के लिए उत्तराधिकार और विरासत संबंधी नियम और आधार एक है। मौजूदा समय में अलग अलग धर्म और लिंग के आधार पर अलग अलग कानून हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि देश भर के प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तराधिकार और विरासत का आधार एक होना चाहिए और ये धर्म या लिंग के आधार पर अलग अलग नहीं बल्कि एक समान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील अश्वनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल कर कहा कि उत्तराधिकार और विरासत के नियम और आधार जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, यानी लैंगिक अथवा धार्मिक भेदभाव के बिना ये नियम प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि संविधान में समानता और जीवन का अधिकार हर नागरिक को मिला हुआ है। उसके मद्देनजर उत्तराधिकार नियम एक समान होना चाहिए। अभी देश भर में अलग अलग धर्मों के लिए उत्तराधिकार नियम अलग अलग है। हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, जबकि मुस्लिम में ये शरीयत लॉ 1937 से रेगुलेट होता है। ईसाई और पारसी धर्म में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू है। मौजूदा नियम के तहत हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार है, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसी महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। हिंदुओं के बेटियों और बेटों को समान अधिकार है, जबकि बाकी धर्मों के बेटों और बेटियों के अधिकारों में अंतर है। हिंदू, पारसी और ईसाई महिला को विल यानी वसीयत बनाने का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। हिंदू पत्नी को बाकी वारिस की तरह हिस्सा मिलने का अधिकार है, लेकिन ईसाई, पारसी और मुस्लिम पत्नी को यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याची ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रतिवादी बनाकर गुहार लगाई है कि उत्तराधिकार संबंधी विषमताओं को दूर किया जाए और इसे जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल किया जाए। सभी नागरिकों के लिए उत्तराधिकार संबंधित नियम के आधार एक हों। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, ऐसे में अनुच्छेद 14, 15 और 21 के मद्देनजर वैसे प्रावधान को खत्म करे जो भेदभावपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरसी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया ताकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले के त्वरित निपटारे के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले पर अहम पहल की है। कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरसी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। सीजेआई बोबड़े की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ ने इस मामले में दिए गए सभी सुझावों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने और देश की सभी न्यायपालिका के माध्यम से इन मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए उठाए जाने वाले कदमों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट पेश करने को उचित पाया है। समिति इस मामले में किसी भी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकती है और अपनी पहली बैठक के 3 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह समिति को पूरे समय या अंशकालिक सचिव सहित ऐसी सचिवीय सहायता प्रदान करे, समिति के कामकाज के लिए स्थान आवंटित करे और भत्ते प्रदान करे जो आवश्यक हो। कोर्ट ने उन विभागों को निर्दिष्ट किया है जिनका समिति में एक प्रतिनिधित्व, जो कि वकीलों से सुझाव प्राप्त करने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अगले शुक्रवार को केंद्र की ओर से सुझाए गए नामों को प्रस्तुत करेंगे और अदालत नामों के साथ ही अंतिम आदेश भी पारित करेगी। न्यायालय के आदेश के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को समिति में शामिल किया जाना है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी चौहान समिति के अध्यक्ष के रूप में वित्तीय सेवा विभाग, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के विभाग, व्यय विभाग और गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि, जो कि अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। आरबीआई गवर्नर द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि, आईबीए के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाला बैंकिंग उद्योग का एक प्रतिनिधि, समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नालसा का प्रतिनिधि अधिकारी, एसजी तुषार मेहता या उनके द्वारा नामांकित वकील बार के प्रतिनिधि के रूप में हो सकते हैं। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की पीठ ने पारित किया है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि एनआई अधिनियम के तहत मामलों के निपटारे में होने वाली बड़ी देरी पर विचार करने के लिए न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान मामला शुरू किया गया था। न्यायालय ने कहा कि विभिन्न हितधारकों और एमिकस क्यूरी से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। भारत संघ ने संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत एनआई अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सॉन ईवी की सब्सिडी खत्म करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की प्रमुख ऑटो निर्माता टाटा मोटर्स को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से उस आदेश पर रोक लगा दी है जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिया था। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सॉन ईवी पर दी जाने वाली 3 लाख रुपए की सब्सिडी को अस्थायी तौर पर खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे टाटा नेक्सॉन ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलती रहेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने टाटा नेक्सॉन ईवी को सब्सिडी पाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सूची से हटाने का फैसला उन आरोपों के बाद लिया गया था जिसमें कहा गया था कि इस इलेक्ट्रिक कार की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI द्वारा प्रमाणित माइलेज और वास्तविक ड्राइविंग रेंज में अंतर है। 1 मार्च 2021 को इस शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने टाटा नेक्सॉन ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी थी। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से कहा गया था कि इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि नेक्सॉन ईवी इस सेगमेंट की इकलौती इलेक्ट्रिक कार है जो फेम मानदंडों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे रिट पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार के वाहनों की पात्रता सूची से नेक्सॉन ईवी को हटाने के खिलाफ रोक लगाकर अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक समलैंगिक महिला को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उस पीड़ित महिला को राहत दी है जिसकी मर्जी के खिलाफ उसके परिवार ने उसकी जबरन शादी करवा दी है। कोर्ट ने परिवार और ससुराल दोनों पक्षों से महिला की सुरक्षा करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाजपत नगर थाने के थाना प्रभारी को यह आदेश दिया है। पीड़ित समलैंगिक महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर अदालत को बताया कि 23 वर्ष की एक वयस्क महिला है जिसके माता पिता को उसके समलैंगिक होने की जानकारी दी थी। इसके बावजूद उसकी शादी एक व्यक्ति से जबरदस्ती करा दी गई। उसे अनचाहे विषम लैंगिक रिश्ते में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि वह इस रिश्ते के साथ ही नहीं रहना चाहती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट उसके पिता, ससुर और उसके पति को आदेश दे कि कोई भी उसके साथ किसी तरह का संवाद न शुरू करे और उसे डराने, धमकाने या धमकी देने की कोशिश न करें, विशेषकर उसके पैतृक या वैवाहिक घर लौटने के संबंध में या करेक्शन, सर्जरी, पारिवारिक धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी समारोह में शामिल होने और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए दबाव न डाला जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने महिला को सुरक्षा देने के लिए पुलिस को आदेश भी जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता महिला ने अदालत को बताया है कि 12 अक्टूबर 2019 को एक पुरुष के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी की गई थी, जबकि उसके माता पिता पूरी तरह से ये बात जानते थे और उन्हें सूचित किया गया था कि वह समलैंगिक है। और इसके बाद याचिकाकर्ता ने 7 मार्च को एक एनजीओ से संपर्क कर अपने लिए एक सुरक्षित घर की मांग की है। टूलकिट मामले से संबंधित एक अन्य केस में गोवा निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता शुभंकर चौधरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई ट्रांजिट बेल की समाप्ति पर अग्रिम जमानत के लिए नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया। आपको बता दें कि चौधरी टूलकिट मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौधरी को 10 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की सुरक्षा प्रदान की थी, जो 3 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च 2021 तक थी। आपको बता दें कि अब उन्होंने उचित राहत पाने के लिए सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा अब इस मामले की सुनवाई 12 मार्च 2021 को करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच की जस्टिस MS
जावलकर 3 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 153A और 120B के तहत FIR दर्ज 49/2021 में चौधरी को 10 दिन की अग्रिम जमानत दी थी और चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था और ऑनलाइन टूलकिट से कोई संबंध नहीं है। खंडपीठ ने आदेश दिया, विशेष रूप से नई दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज है और CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए कोई नियमित आवेदन दिया जाएगा। इस पर दिल्ली में सक्षम न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। इसीलिए आवेदक उचित राहत पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए ट्रांजिट जमानत देने के तरीके के संरक्षण का हकदार है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनन्या हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनन्या, किस आधार पर अग्रिम जमानत याचिका मांगी गई है? जी, इन्होंने जो अपनी नई अंतरिम जमानत की याचिका दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल किया है, उसमें इनका कहना है कि मैं इनोसेंट हूं और मेरा इस पूरे टूलकिट मामले से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने कभी टूलकिट के बनाए जाने में कभी भागीदारी नहीं ली है। उसको लेके इन्होंने एक नई एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एडवोकेट सौसिक बनर्जी के थ्रू फाइल करी है और इनकी तरफ से साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल ही फॉल्सली इम्प्लीकेटेड है, मतलब इस पूरे केस में झूठे तौर पर फंसाए गए हैं। तो अब देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या धर्मेंद्र राणा जी इनको इंटरिम प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं नेहा तो दिशा रवि को बेल देने वाले भी एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ही थे और बाकी के जो दोनों अक्यूज हैं निकिता जेकब और शांतनु मुलुक, उनको भी अभी तक इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए के ऑर्डर जो है वो धर्मेंद्र राणा जी पास कर चुके हैं। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कल की सुनवाई के बाद किस तरह का ऑर्डर धर्मेंद्र राणा पास करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनन्या, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हो सकता है कि ट्रांसजेंडरों को ओबीसी श्रेणी के तहत नियमित आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की एक खंडपीठ ने देखा कि सकारात्मक दृष्टि से लिया गया एक निर्णय न केवल ट्रांसजेंडरों की जीवन शैली और शिक्षा का उत्थान करेगा, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक अहम कदम भी साबित होगा। ये टिप्पणी बिहार राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की दयनीय स्थिति के खिलाफ दायर रिट याचिका पर की गई है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान वीरा यादव द्वारा दायर जनहित याचिका ने बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय की अमानवीय जीवन स्थितियों को उजागर किया था, जो लॉकडाउन के कारण भोजन तक पहुंच से भी वंचित हो गई थी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने समुदाय द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का फैसला भी किया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा और रोजगार के ऐसे ही एक मुद्दे को संबोधित करते हुए बेंच ने राज्य सरकार से कहा था कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को आरक्षण देने के लिए उसके द्वारा उठाए जा रहे कदमों को स्पष्ट करें। उसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय चयन बोर्ड के कांस्टेबल द्वारा जारी एक विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी और राज्य के अधिकारियों से कहा था कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय को इस पद के लिए आवेदन करने में सक्षम करें। इसके बाद अब बिहार सरकार ने कांस्टेबल उप निरीक्षक के पद के लिए नियुक्त में उक्त समुदाय को आरक्षण देने का फैसला लिया। सरकार ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि वह जिला स्तर पर विशेष इकाई ट्रांसजेंडर नाम से ट्रांसजेंडर पुलिस कार्मिक की एक अलग इकाई बनाने जा रही है। इस मामले को सुनवाई के लिए जब मंगलवार को उठाया गया तो डिवीजन बेंच ने कहा कि बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल आबादी जो कि लगभग 39,000 है, उसे देखते हुए सरकार को अन्य विभागों के संबंध में भी इसी तरह के फैसलों पर विचार करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता कमाल आर खान को अभिनेता निर्माता निखिल द्विवेदी के खिलाफ मानहानि संबंधी बयान प्रकाशित करने और द्विवेदी के खिलाफ समान या समालोचक आरोपों वाले किसी भी बयान को देने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति A.K. मेनन की खंडपीठ द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खान के खिलाफ कथित अपमानजनक और निंदनीय ट्वीट्स और खान द्वारा पोस्ट किए गए यूट्यूब वीडियो के संदर्भ में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने द्विवेदी के खिलाफ कथित रूप से मानहानि वाले बयान दिए थे। द्विवेदी एक अभिनेता, छायाकार, निर्माता और केसर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड के शेयरधारक हैं और उनकी कंपनी फीचर फिल्मों के निर्माण में लगी हुई है। खान जो एक अभिनेता और टीवी व्यक्तित्व हैं, अपने स्वयं के यूट्यूब चैनल पर समीक्षा प्रकाशित करते हैं और उन्होंने विशेष रूप से द्विवेदी से जुड़ी हुई कुछ
समीक्षा पोस्ट की और यह आरोप लगाया कि ये समीक्षाएं उनकी मानहानि को चोट पहुंचाती है। द्विवेदी द्वारा दायर याचिका में खान द्वारा किए गए ट्वीट्स और अन्य समीक्षाओं की श्रृंखला को स्पष्ट रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया था। द्विवेदी ने ट्विटर पर खान द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट्स का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि खान ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को उन ट्वीट्स पर भी ट्रैक किया है। द्विवेदी के वकील ने कहा कि खान का इरादा स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का है। ये भी आरोप लगाया गया कि समीक्षाओं को सितंबर 2020 में प्रकाशित किया गया था और शुरू में द्विवेदी ने ट्वीट को नजरअंदाज कर दिया था। न्यायालय ने खान द्वारा दिए गए बयानों को पढ़ा और ये दर्ज किया कि प्रथम दृष्टया मामला उनके खिलाफ बनता है और इस पर खान के खिलाफ द्विवेदी को अंतरिम राहत दी गई। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में ये देखते हुए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न नगर निकाय के चुनावों के दौरान लोगों में लापरवाह रवैये ने एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में वृद्धि कर दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए विचार करने के लिए कुछ सुझाव जारी किए। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ का ये अवलोकन कोरोना वायरस महामारी से संबंधित मुद्दों पर एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर आया है। न्यायालय ने सरकार को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले लोग उपकरण, दवाइयों की कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से वंचित न रहें। शुरुआत में न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का संकेत देते हुए कहा कि राज्य की ओर से जवाब का इस्तेमाल किया और वर्तमान जनहित याचिका में वकील द्वारा पेश की गई आपत्तियों को भी ध्यान में रखा। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार को विचार करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.